हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 यानी क्लास 12 की फिजिक्स में बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि जो हमारे लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले फ्यूचर में। जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो या कोई भी आप क्या करते हो, पेपर देते हो किसी भी कंपटीशन का, तो उसमें इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है। जैसे कि आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपकी यूनिट जो चल रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो है थी आपकी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहली यूनिट थी आपकी कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 में जो मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका गॉस थ्योरम। क्या है आपका? गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो गॉस है, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है हमारा। ठीक है, जर्मन के साइंटिस्ट थे हमारे गॉस। इन्होंने क्या किया था, कुछ चार्जेस के बारे में इन्होंने कुछ लॉ दिए थे, तो उन्हीं लॉ के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है गॉस थ्योरम है। तो ये गॉस थ्योरम पढ़ने की पहले क्या ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, आखिर ये गॉस थ्योरम क्यों पढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि क्यों पढ़ना पड़ा और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्यों पढ़ना पड़ा, तो ये जो गॉस हैं आपके जर्मन के साइंटिस्ट हैं, आपके जर्मन साइंटिस्ट हैं आपका, जिनका नाम क्या था, गॉस। क्या था आपका? गॉस। तो इन्होंने क्या कर दिया, कुछ लॉ दिए। इन्होंने क्या कर दिया, कुछ लॉ दिए अकॉर्डिंग टू, यानी किसके लिए इन्होंने लॉ दिया, जब क्या करता है कि कोई भी क्या करता है, चार्ज किसी भी सिस्टम में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यानी कि जब क्या करता है, कोई भी चार्ज हमारे किसी सिस्टम में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, उसके लिए जो हमारे गॉस साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ क्या किया, लॉ दिया। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर हम क्या करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले, यानी कि रिलेशन बिटवीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, यानी कि जो गॉस ने बताया था, यानी कोई भी आपके पास में सिस्टम है, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी कैसी हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कर दिया था, रिलेशन बताया था। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में भी हम उन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आखिर क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि गॉस थ्योरम वहीं पर अप्लीकेबल है, ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर आपका क्या करेगा, जहाँ पर आपका कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जो कूलॉम्स लॉ था आपका, वो क्या हो जाएगा, जहाँ फेल हो जाएगा वहीं पर क्या आ जाएगा, गॉस लॉ। क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ था वो हमेशा एक ओपन सिस्टम के लिए था। किसके लिए था आपका? हमेशा एक ओपन सिस्टम मतलब कि 2D के लिए। जो ओपन सिस्टम होता है वो हमेशा कैसी ऑब्जेक्ट होती हैं आपकी, 2D। तो यानी कि जो कूलॉम्स ने बताया था, जितने भी आपके फॉर्मूले दिए हैं, जितने भी चीज़ें के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बात की, वो हमेशा ओपन सिस्टम यानी कि 2D ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। तो फिर जो 3D ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर क्या हुआ, तो उनके लिए कौन आया, गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम जो थे हमेशा जो अप्लीकेबल है, यानी गॉस थ्योरम जो भी लगाई जाती है हमेशा एक क्लोज सिस्टम में, यानी कोई भी आपके पास में क्लोज सिस्टम है, यानी कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या, 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी में आप क्या कर सकते हो, गॉस लॉ को लगा सकते हो। ठीक है, कभी भी ओपन सिस्टम में आपका, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट में कभी भी आपका क्या होगा, गॉस थ्योरम नहीं लगेगा आपका, हमेशा क्लोज सिस्टम में ही लगेगा। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास में क्लोज सिस्टम है, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमेशा 3D ऑब्जेक्ट है, तो वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, गॉस को लगा सकते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में मैं आपको जो गॉस थे इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा। यानी कि इस चैप्टर में हमको 2 चीज़ें बात करना है। एक तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं बात करूंगा, ये फ्लक्स क्या है चीज़, इसके बारे में बात करूंगा, एंड गॉस लॉ के बारे में बात करूंगा। गॉस लॉ पहला। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो क्या करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी कि 2 चीज़ें हमको इस चैप्टर में बात करनी है आपको। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हमको जानना होगा कि व्हाट इज फ्लक्स, ये फ्लक्स है क्या, ये फ्लक्स
है क्या चीज़, इसके बारे में सबसे पहले हमको क्या करना है, जानना है। तो ये जो फ्लक्स है, व्हाट इज़ फ्लक्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है मन में कि सर या ये फ्लक्स है क्या चीज़। सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्लक्स है क्या। तो देखिए फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो। फ्लक्स मीन्स क्या होता है आपका, फ्लो। जैसे कि आपने क्लास 11 में भी फ्लो के बारे में पढ़ा होगा, विस्कोसिटी यानी कि लिक्विड। देखो फ्लो का कहाँ होगा, लिक्विड और यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड की फ्लो क्या होता है, जो क्या करता है, हल्का सा प्रेशर या फोर्स लगाने पर जो क्या करते हैं, क्या करने लगे, वो फ्लो यानी कि बहना शुरू कर दे, तो वही क्या होता था, फ्लो। तो यानी कि लिक्विड एंड गैस आपके दो एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यानी कि लिक्विड और गैस। तो आपको पता है लिक्विड की जब बात करोगे तो इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। क्या होती है आपकी, विस्कोसिटी होती है, जो क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव कर रही है v से, तो क्या होगा, वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है। विस्कोसिटी के कारण ही क्या करता है, कोई भी लिक्विड जो होता है वो कुछ दूर पर जाने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। यानी कि विस्कोसिटी के कारण ही वो क्या हो जाता है, कुछ दूर पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फ्लक्स मीन्स कुछ नहीं, फ्लक्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है केवल और केवल किससे है, फ्लूइड से, सॉरी फ्लूइड कह रहे हैं, इसका मतलब किससे है, फ्लो से। किससे है, मतलब फ्लो से। तो यानी कि जब भी आप फ्लक्स की बात करोगे तो हमेशा किसकी बात करोगे, फ्लो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हमेशा फ्लो की बात करेंगे। तो चूँकि हमको गॉस थ्योरम पढ़ना है, तो गॉस थ्योरम में जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स जानने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ता है, कि हमको ये जानना होगा कि एरिया क्या है। एरिया के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। तो एरिया इज द स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोग बोल रहे होंगे स्केलर क्वांटिटी, कुछ कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि जो एरिया होता है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक तो आप लोग पढ़ते थे कि एरिया कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, बट हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो एरिया वेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, एरिया वेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या है, जो एरिया वेक्टर है, जो आपका एरिया है, वो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो एरिया क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप डिफिनीशन ना समझकर थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि देखिए आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो यानी कि ये x है, ये y है, ये z है। इस पर मैंने क्या कर दिया, एक ओपन सिस्टम बना दिया, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट को बना दिया। ओपन सिस्टम मतलब कि 2D ऑब्जेक्ट को बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए, ठीक है। सारी साइड क्या है, इक्वल। तो अब यदि मैं बोलूँ आपसे कि जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, तो फटाक से सभी लोग बता दिए होंगे क्या होगा, ए स्क्वायर। ये किस में है, जब स्केलर हम पढ़ते थे, यानी कि 2D की बात करते हैं। बट चूंकि हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर में जब हम आपको किसी भी स्क्वायर का हम क्या बनेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू किसी भी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड होंगी कुछ ना कुछ। तो मान लो ये साइड है आपकी, कुछ साइड का नाम दे देता हूँ मैं, ABCD, ठीक है, ABCD। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि जो उसकी लेंथ है BC वेक्टर इनटू CD वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, A इंटू ए। फिर इसके साथ में क्या आ जाएगी, एक डायरेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी, एक डायरेक्शन, क्योंकि दो वेक्टर का जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा एक वेक्टर आएगा आपका, तो और हमेशा उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी आएगी। तो देखिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के अलॉन्ग। तो यानी कि एरिया वेक्टर इज एरिया वेक्टर इज always to the plane, ठीक है, always to the plane perpendicular to surface। यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है इज ऑलवेज टू द प्लेन परपेंडिकुलर द सरफेस, यानी कि जो सरफेस हो गया हमारा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे 2D ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कोई आपके पास में स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया था, एक डायरेक्शन दिया था, कोऑर्डिनेट दिए थे आपके x y z। तो
एक्स वाई जेड। तो जब हम बात करेंगे इसके परपेंडिकुलर सरफेस की बात करेंगे तो एक परपेंडिकुलर सरफेस बाहर की ओर होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो इसका मतलब जो भी आपने एरिया निकाला था ए स्क्वायर, जब आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव जे कैप, क्योंकि वाई के अलॉन्ग एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप होता है, तो ये प्लस जे कैप। अब यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यदि एरिया की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जे कैप। तो माइनस का मतलब है कि नीचे की ओर बता रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट रहेंगे, जब भी कोई भी आपके पास में 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई भी आपके पास में ओपन सिस्टम है, तो जब आपके पास में कोई भी ओपन सिस्टम है तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी आपकी, दो, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका, जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर कोई मैंने आपका क्या कर दिया, एक स्फीयर बना दिया। ये क्या है आपका, एक स्फीयर है ए रेडियस का, कितने रेडियस का आपका, ए रेडियस का कोई स्फीयर है, ये ए रेडियस का क्या आपका कोई स्फीयर है। तो जब आपके पास में ए रेडियस का कोई स्फीयर है तो अब आपका उसको क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया कितना होगा स्फीयर का, क्या कोई सर्कल है, सॉरी सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर का ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की जब मैं बात करूँगा तो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो परपेंडिकुलर जब अपवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो जेड के अलॉन्ग है, तो जेड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा प्लस के कैप। अब इसी तरीके से मैं पाई ए स्क्वायर की मैं बात करूँगा, एक और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जब मैं बात करूँगा तो ये माइनस जेड की डायरेक्शन पे होगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो यानी कि जब भी कोई भी 2D ऑब्जेक्ट होगा जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी प्लेन सरफेस है उस प्लेन सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर सरफेस पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वही लाइन ड्रॉ ही मेरा क्या बताता है, एरिया वेक्टर को बताता है। किसको बताता है, आपका एरिया वेक्टर को बताता है, ठीक है। यानी कि 2D के लिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया, यानी कि क्या है, बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिख सकते हो, बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर करेक्ट फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आपके पास में 2D ऑब्जेक्ट होगा तो उनके लिए आपके लिए दोनों डायरेक्शन सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं। बट वहीं यदि आपके पास में कोई क्लोज सरफेस आ जाती है, क्या आ जाती है आपकी क्लोज सरफेस की जब मैं बात करता हूँ, यानी क्लोज सरफेस का मतलब है कि 3D ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँगा, यानी कि क्लोज सरफेस की मैं यदि बात करूँगा तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, यानी कि फॉर 3D सरफेस। तो देखिए फॉर 3D सरफेस क्या होगा, तो वी कंसिडर यानी कि 3D ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है, वी कंसिडर ओनली नॉर्मल डायरेक्शन। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ता है, केवल एक नॉर्मल डायरेक्शन लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जैसे मान लो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये है आपका एक क्यूब है, ये आपका क्या है एक क्यूब है। अब यदि मैं इस पर क्या करूँगा, एक ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये x हो गया, ये y, ये z। जब हम बात करेंगे कोई भी एक सरफेस की बात करेंगे, जैसे ऊपर वाले की बात करेंगे तो इस पर दो डायरेक्शन होंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। बट हमेशा जब हम बात करते हैं सरफेस पे, जब भी 3D ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा हम बाहर वाले एरिया वेक्टर को लेकर काम करते हैं, अंदर की ओर एरिया वेक्टर को लेकर हम काम नहीं करते। जैसे इस सरफेस की यदि मैं बात करूँगा, इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे। यदि मैं इस सरफेस के लिए बात करूँगा तो इसके लिए इधर परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की ओर, ठीक है। तो यानी कि हमेशा बाहर की ओर। जैसे कोई भी आपके पास में सिलेंडर है, ये आपका कोई भी आपका क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जब डायरेक्शन की बात करोगे तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। कोई भी आपके पास में स्फीयर है तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से होगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, कैसे स्फीयर ड्रॉ करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन पे होता है किसी भी प्लेन सरफेस पे। यानी कोई भी आपके पास में क्या है सरफेस है तो उसमें क्या होगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन,
यानी कि जो आपका क्या होगा एरिया वेक्टर होगा हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा टू ईच एरिया एलिमेंट्स, ठीक है, टू आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यानी कि जब ये एरिया वेक्टर की बात करोगे तो एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा कोई भी सरफेस है उस सरफेस से हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन पे आपका काम करता है। तो यदि आपको लिखना कैसे है तो यानी कि एस वेक्टर इज इक्वल टू यस एन कैप, एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यस वेक्टर अपॉन में यस। आई होप सभी को एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे गॉस थ्योरम के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर गॉस थ्योरम पे आऊँगा, ठीक है।